नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिन चंद्रबाबू नायडू को कभी पीएम मोदी पीठ में खंजर चलाने वाला नेता बताया करते थे, आज शपथ ग्रहण समारोह में उनसे ऐसे गले मिले कि काफी देर तक छोड़ा ही नहीं। कई लोग तो उसको देखकर कटाक्ष करने लगे कि मोदी जी गले मिल रहे हैं या गले पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार चलानी है चंद्रबाबू नायडू के साथ और जो है 5 साल तक उनको साथ जो है रहना भी है, साथ किसी तरह से बांधे रखना है और उनकी मजबूरी है इस तरह से गले पड़ना। लेकिन इधर मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के गले पड़ रहे थे, तो दूसरी ओर टीएमसी ने एक बड़ा दावा कर दिया कि बीजेपी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी के सांसदों की संख्या जो है वो घटने वाली है और बीजेपी से ज्यादा सांसद जो है वो इंडिया गठबंधन के हो जाएंगे संसद के अंदर। तो ये दावा जो है करके पूरी तरह से खलबली मचा दी है टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने। और क्योंकि ममता बनर्जी पहले ऐसा कर चुकी हैं और कह भी चुकी है, तो इस दावे को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। और ऐसे में जिस तरह से तमाम नेता चंद्रबाबू नायडू के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जो है नहीं पहुंचे हैं, तो आखिर उनके ना पहुंचने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जितने लोगों ने भी जो है शपथ ग्रहण की पीएम मोदी के साथ, तमाम मंत्री थे और तमाम जितने भी बड़े नेता थे बीजेपी के, सब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े साथी हैं नीतीश कुमार, उनके ना पहुंचने की क्या वजह हो सकती है? और इस बीच जो जिस दावे ने बहुत ज्यादा खलबली मचा दी है, तो तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये ट्वीट मैं दिखाना चाहूंगी और ये साकेत गोखले ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि टीएमसी जो है आज के दिन लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या है 240 और इंडिया के सांसदों की संख्या है 237। 3 बीजेपी एमपी जो है वो पश्चिम बंगाल में हमारे टच में है और जल्द ही एक सुखद आश्चर्य होगा जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़कर 240 हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं कि पीएम मोदी का ये जो गठबंधन है ये टेम्परेरी है, ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। तो जो है ये 3 सांसदों को तोड़ने का दावा करते हैं साकेत गोखले और दावा करते हैं कि बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। अगर एक सांसद सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला ऐसा लिख रहे हैं, तो इस बात के कुछ तो मायने होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी तो इतिहास में ऐसा कर भी चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दावे के क्या मायने हैं? देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो नेताओं को एक आभास दिया गया था कि हम टीएमसी को खत्म कर देंगे और बीजेपी छा जाएगी और 200 पार विधानसभा में और इस बार 33-34 सीटें, उससे अच्छा पैसा है ही इनके पास, बड़ी बड़ी मीटिंग कर लेते हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं पैसा देके। तो इन्होंने एक आभास दिया था, तो जो जीत गए हैं वहां पे लोग, उनको ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी के टिकट में आप जीत तो गए लेकिन आपका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। सौमित्र खान जो जीते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के टिकट पे, अपनी पत्नी के खिलाफ लड़े, वो टीएमसी से लड़ी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं टीएमसी ज्वाइन करने वाला हूं अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो। भाई सीधी सी बात यह है, हर राजनीतिक आदमी अपना राजनीतिक भविष्य देखता है। अब ये बीजेपी, वेस्ट बंगाल के बीजेपी वालों को अपना भविष्य क्या दिख रहा है? अभी तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में यही होगा। भाई उत्तर प्रदेश में आपने ये समझ लिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जिसको छोटा बना के दिखाया गया था, उसने बीजेपी को पछाड़ दिया और अगले इलेक्शन में बिल्कुल बीजेपी को साफ कर देगा। अच्छा, इस प्रकार का दुष्प्रचार अयोध्या के खिलाफ इन्होंने, अयोध्या के वोटर्स के खिलाफ। भाई अयोध्या में एक दलित ने एक राजपूत को हरा दिया, इसमें परेशानी क्या है? हराने वाला भी हिंदू है और हारने वाला भी हिंदू है। इसका मतलब यह है कि ये जो दलित, ओबीसी, मुस्लिम, बाकी लोग जो हैं, इनके एकजुटता से ये लोग परेशान है। जो अखिलेश यादव ने पीडीए को एकजुट कर लिया, उससे परेशान है। अभी आप देखिए 3 संख्या कांग्रेस की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? भाई कांग्रेस के 99 थे, अब 102 हो गए कि नहीं हो गए? लद्दाख के जो एकमात्र जो अपने निर्दलीय सांसद जीते हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, विशाल पाटिल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब ये इंडिपेंडेंस का कांग्रेस को ज्वाइन करने का मतलब निधि आप निकालिए। भाई आज तो इंडिपेंडेंस की कीमत 500 करोड़ 1000 करोड़ होगी और मोदी जी उनको मंत्री पद भी दे देंगे। एक एक सांसद कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 3 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसका मतलब यह है, जो निर्दलीय लोग हैं और जो बीजेपी में जीते हैं, उनको ये आभास हो गया है अगर बीजेपी में रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे।
अच्छा, दूसरी बात ये बताइए निधि, आप जरा प्रैक्टिकली सोचिए, भाई मैं वृद्ध हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं वृद्ध हूं। अब मैं कहूंगी नहीं साहब मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं तो 17 साल का हूं, और मैं दौड़ने की कोशिश करूं बच्चों की तरह, जैसे मैं बचपन में दौड़ा करता था, मेरा सिर फूट जाएगा। अरे जब आप एक पंगु सरकार चला रहे हैं, जब आपको मेजोरिटी नहीं मिली है, पिछली 2 सरकारें आपकी मेजोरिटी में थी तो आपने मेजोरिटी की सरकारें चलाई, इस बार आपकी सरकार जो है टीडीपी और चंद उनपे नीतीश कुमार डिपेंडेंट है, तो मानने में क्या इनकार यार, इनकार करने से कोई मान जाएगा क्या? ये मानी बात है कि आपकी कमजोर सरकार है। अच्छा, आप जो है अध्यक्ष पद डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अध्यक्ष बनाएंगे कहीं वहां विद्रोह ना हो जाए। आरएसएस आपके पीछे पड़ा हुआ है, हर पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई है, एक नाथ शिंदे आपके पीछे हैं, अजीत पवार आपके पीछे हैं, नीतीश कुमार आपके पीछे हैं, चंद्रबाबू नायडू आपके पीछे हैं। अरे भैया, तो स्वीकार कर लो कि मैं कमजोर हो गया हूं और आज के तारीख में मैं तुम पे डिपेंडेंट हूं। अच्छा, जनता ने निर्णय दे दिया है, जनता के निर्णय को मानने में आपको क्या परेशानी है? जनता तो जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर। अभी तो आप वेट कीजिए, अभी आप देखिएगा हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जहां अगले 1 साल के अंदर चुनाव हो रहा है, बीजेपी साफ हो जाएगी। और जब बीजेपी साफ हो जाएगी तो उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। अरे भैया, जनसेवा करो, जनता के लिए काम करो, ये अग्निवीर योजना हटाओ, एमएसपी की गारंटी दो, मध्यम वर्ग। अब उड़द की दाल, और आप जरा घर में पता चलाइए अपनी माता जी से, 232 रुपए किलो हो गई है। हर चीज के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, कमाई जो है कम होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अमूल और मदर डेयरी के दूध के भी दाम बढ़ा दिए गए। तो ये जो पूंजीपतियों की सरकार बनाई है मोदी जी ने, ये मोदी अगर ये पूंजीपतियों की सरकार बनाएंगे, अगली बार 50 सीटें नहीं मिलेंगी। तो चुनाव आयोग की कृपा से इनको सीटें मिल गई हैं, अगली बार पत्ता साफ हो जाएगा। तो मोदी जी गरीबों के गले मिलने, चंद्रबाबू नायडू के गले अपने आप हो जाएगा। गरीबों मूर्ख जो प्रो पुअर सरकार बना दें, अपने आप समस्या समाधान हो जाएगी। आप पूंजीपतियों की सरकार बना के उनके ऋण माफ करते हैं, छोटे लोगों का कोई सहायता नहीं करते हैं। सीनियर सिटीजन का अच्छा खासा 50% का डिस्काउंट हमको रेलवे मिल रहा था, वो आपने वापस ले लिया। अपने पूंजीपति मित्रों के ऋण माफ कराने के लिए आपने वो कर लिया। हर जगह टोल टैक्स लगा रहे हैं आप, हर जगह घूसखोरी बढ़ती चलाई है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी विभागों में कोई नहीं पूछता आपको। मैं दौड़ रहा हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे घर के चारों तरफ खुलेआम इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नहीं सुन रहा टाउन एंड कंट्री प्लानर, घूस खाते हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराता है। टाउन कंट्री प्लानिंग फरीदाबाद और हरियाणा का केवल एक काम है, घूस लेना और लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाना। खुलेआम मैं बार बार दौड़ता हूं, वृद्ध आदमी हूं, लेकिन इसके बाद नहीं सुनते हैं, और इसके बाद खुलेआम बेईमानी करा रहे हैं यहाँ पे लोग। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये तस्वीर और ये वीडियो जो है आपने देखा होगा, और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जब से पीएम मोदी पहुँचे हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो चंद्रबाबू नायडू को फूल देने के बाद खींच के उनको गले मिले हैं, वो तो जो है पैरों की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये सारा जो किस्सा है, ये क्या आपको लगता है, सच में गले मिले, गले पड़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो देखिए, चलिए हिंदुस्तान है। अरे यार, विदेश में जाके लोगों के चेहरे के भाव देखिए आप। अरे विदेश में केवल 1 सेकंड के लिए गाल छुआते हैं और आप जो है जाके बिल्कुल ऐसा चिपक जाते हैं। अरे यार, हर आदमी अपनी प्राइवेसी चाहता है, जबरदस्ती थोड़ी चिपकना चाहता है। और आप जो है, हिंदुस्तानी परंपरा है, हमारे अपने संस्कार हैं, हाथ जोड़िए, जो आपके बड़े हैं उनके पैर छुइए, जो छोटे हैं वो आपके पैर छुए, या चिपक जाते हैं जाके। ये कौन से हिंदुस्तान? अच्छा, विदेशी महिला जो है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसकी पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा दे देते हैं। भाई, हीरा देना है तो अपनी पत्नी को दीजिए। मैं अगर हीरा दूंगा निधि, बताइए, मेरी अगर इतनी औकात हो गई 7.5 कैरेट का हीरा देने, तो मैं अपनी पत्नी को दूंगा, अपनी पोती को दूंगा, अपनी बहू को दूंगा, कि मैं जाके विदेशी एक महिला को जबरदस्ती उसकी, अच्छा वो तो कृपा हुई कि उनको अंगूठी में नहीं पहना दिया, वो पता चला वो बाइडेन साहब भी नाराज हो जाते, ही क्या कर रहे हैं आप। लेकिन 7.5 कैरेट का हीरा विदेशी को भेंट कर रहे हैं, और अपने जो देश की महिलाएं हैं वो बेचारी भूखी मर रही हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई है, घर में रोटी नहीं बन रही है, और विदेश में जाके हीरे की अंगूठियां आप भेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और अब तो ये खबर चैनलों पर भी चलने लगी है, और कहा जा रहा है कि नीतीश जो है वो नहीं गए, तो हो सकता है वो बीमार हो सकता है कोई और कारण हो, जरूरी थोड़ी ना है कि वो नाराज ही बैठे हुए हों। और इस पर आरजेडी का तंज भी आ गया है।
और वो तो अभी से ही कह रहे हैं कि अभी से ही एनडीए में दरार पड़ने लगी है। नहीं, दरार तो पहले दिन से पड़ी हुई है भाई। दरार कैसे नहीं पड़ेगी? चंद्रबाबू नायडू को जिस प्रकार से इस सरकार ने रुलाया है, चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए हैं कि नहीं रोए हैं? फूट फूट कर रोए हैं। उनकी पत्नी को, उनके परिवार को जिस प्रकार से परेशान किया गया, किसको परेशान नहीं किया गया है? ये तो देखिए, अगर मेरा अपमान इस प्रकार से हुआ होता और मैं माफ कर देता तो मुझे दुष्टता की उपाधि दे देनी चाहिए थी। एकनाथ शिंदे के लोगों को जबरदस्ती ईडी के माध्यम से घसीट घसीट के अपनी पार्टी में लाया गया है। अजीत पवार के लोगों को लाया गया है। ये क्या नंगा नाच नहीं हुआ है पिछले 5 साल में? किसने नहीं देखा है? ईडी ने पहले चार्जशीट की, फिर उसको रेड की, फिर उसको परेशान किया, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको बीजेपी ज्वाइन कराई, फिर उसे लॉन्ड्री में स्नान कराया। ये किसने नहीं देखा है हिंदुस्तान के अंदर? तो बेईमान लोग अगर जिनके पास इतना पैसा है, अकूत संपत्ति है, उनको तो डरा। लेकिन इस बार जो निर्णय दिया है, इस चुनाव में जो निर्णय दिया है, गरीब लोगों ने दिया है, ये मध्यम वर्ग ने दिया है, ये दलितों ने दिया है, ये आदिवासियों ने दिया है। ब्राह्मण होने के बावजूद मैं कह रहा हूं, सवर्णों ने 80-90% वोट बीजेपी को दिया है, क्योंकि ये लड़ाई सवर्णों बनाम पीडीए थी और ये पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ा है। और पीडीए ने सरकार बनवाई है। ये मुसलमानों की सरकार, मुसलमानों के वोट से नहीं बनी, ये पीडीए के वोट से बनी है। ये दलित, आदिवासियों, ओबीसी के वोट से बनी है और इसी से इनको ये परेशानी है। सवर्णों ने 85% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया है और जो इनका वोट बैंक था दलितों में, आदिवासियों में, जो इन्होंने संविधान के ऊपर अटैक किया है, हम जैसे लोग जो मॉडरेट लोग हैं और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमको नहीं संविधान पे आक्रमण पसंद आता है। हमको नहीं किसी जाति और धर्म के आदमी पे इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार अच्छा लगता है। हम देश में मोहब्बत चाहते हैं, देश में घृणा नहीं चाहते हैं। इसलिए देश एकजुट हुआ है और इस बार चुनाव आयोग ने बेईमानी कराई है, वरना इनकी 100 सीटें ना आती। जी सर, और ये सब तो अलग ही बात हो गई। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 दिन में तीसरा जो आतंकी हमला हुआ है और इस बार तो डोडा में सेना की चौकी पर हमला किया गया और 6 जो जवान हैं वो घायल हो गए और एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है जम्मू में, क्योंकि लगातार ये जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, ये यात्रा भी इन्हीं स्थानों से निकलेगी। और जो बीजेपी के नेता हैं वो संसद में कह रहे थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। लेकिन पहले तो आतंकी हमले कश्मीर में हुआ करते थे, अब तो ये जम्मू में भी होने लगे हैं। तो अब आपको नहीं लगता कि गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है बजाय कि बयानबाजी करने के? देखिए, ये ध्यान नहीं देंगे, ये केवल व्हाट्सएप के माध्यम से झूठा प्रचार करेंगे, जो मोहन भागवत ने भी कह दिया है। जम्मू के अंदर, अरे भाई, आप मानी बात है कि इस पर पहले तो पत्थर चलते थे, पहले तो ढेले चलते थे, अब तो गोलियां चल रही हैं, अब तो बम फूट रहे हैं और कहते हैं हमारे जमाने में आतंकवादी घटनाएं नहीं घटी। 3 दिन के अंदर 3 आतंकवादी घटनाएं घट गई हैं। अच्छा, जिन जवानों की मौत हो रही है, शहादत हो रही है, उनके परिवार के बारे में सोचते हैं क्या? ये तो असली मुद्दा यह है, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाते हैं। मैं तो बल्कि एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपके श्रोता और दर्शकों से, यूट्यूब चैनल्स ने ही इस बार की लड़ाई लड़ी है और आप लोगों ने हमको देखा है, हमको सुना है और आपने इस बात को फैलाया है। इसीलिए इस बार इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक एक यूट्यूब की एक एक वीडियो को, ये नहीं कह रहा हूं 4 PM की केवल, चाहे ध्रुव राठी की हो, चाहे रवीश कुमार की हो, चाहे किसी की हो, जो सच दिखाए उसको प्रचारित कीजिए, उसको प्रसारित कीजिए। ये झूठ बोलने वालों को हराना है, सच बोलने, जनता को सच पहुंचाना है, जनता को पहुंचाना है। इस देश के लिए हिंदू मुसलमान जो है बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा और मैं इस देश को खत्म नहीं होने देना चाहता। इसलिए इस देश के अंदर अब बताइए, सारे पंजाबियों को और उनको खालिस्तानी बताने लगी हूं कंगना रनौत और उनकी बहनें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। फिर कह रही हैं कि साहब मैं सेना की सम्मान करती हूं इसलिए उनको झापड़ नहीं मारा, झापड़ मार देती। अरे झापड़ मार देती, हाथ पैर तोड़ देती। वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी थी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे हाथ उठाती, आपका दिमाग ठीक हो जाता, गोली मार देती आपको। आप आतंकवादियों की तरह बिहेव करेंगी वहां पे जाके? आपने उसको कैसे कहा कि तुम बता रहे हैं कि जब उसने कहा और उसका यहाँ नेम प्लेट लगी हुई थी, उसके अंदर कौर लिखा था, तो इसने कहा अच्छा तुम खालिस्तानी हो, उसने एक झापड़ खींच के मारा। अरे बताइए, किसी को आप खालिस्तानी, मेरे को देशद्रोही कैसे बता देंगे आप?
मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं, और हम जैसे लोग जो कि प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, मेरे को 100,000 इन लोगों ने देश विरोधी और हिंदू विरोधी कहा है। ये दुष्ट लोग हैं, ये बदमाशों का समूह बन गया है, और इन दुष्टों और बदमाशों के समूह को हराने के लिए एक एक दर्शक एक एक वीडियो को, मैं सारी वीडियो जितनी यूट्यूब की वीडियो हैं, और मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दिया है, कृपा करके बंद कर दीजिए, मत देखिए। ये आपको गुमराह करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। केवल यूट्यूब देखिए और यूट्यूब को ही प्रचारित कीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को मत देखिए। सर, और इस बारे में जो आतंकी हमले हुए हैं, इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा का जो बयान है वो सामने आया है। मैं दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में। उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नजारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने, सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? जो पीर पंजाल रेंज है, पुंछ और रजौरी सेक्टर है, यहां ये आतंकवादियों का आतंक का गढ़ बन गया है, और अब पड़ोस में रियासी में भी आतंकी हमले होने लगे, जबकि जो कि लगभग इसको शांत इलाका माना जाता था। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री, आपकी अगर पटाखे छोड़ना और लड्डू बांटना बंद हो गया हो तो इस पे भी मुंह खोलिए। मणिपुर पे आप चुप रहे, अब इस पे भी चुप रहेंगे? इस पर तो कुछ बोलिए। और आपने इसका भी जवाब अभी दिया नहीं है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? आपने ये जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या ये जिम्मेदाराना हरकत थी कि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे कश्मीर में? इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। आप क्या हिंदुस्तान का उसको हिस्सा नहीं मानते? ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जय हिंद। तो सर, पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, और बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का इस पर एक भी बयान कैसे सामने नहीं आया, जबकि ये जो बहुत ही गंभीर मामला था, जब उनकी शपथ ग्रहण चल रही थी और दूसरी ओर इस तरह की चीजें हो रही थी। उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया, तमाम तरह के ट्वीट किए। तो आपको नहीं लगता कि एक बार इस पर भी बोलना चाहिए था? देखिए, जनता को जवाब मांगना चाहिए, जनता को जवाब इनसे लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, मुश्किल यह है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो जर्नलिस्ट पूछेंगे, सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो कह रहे थे 370 हट गया, कश्मीर हमारे देश में मिल गया, पहले देश ही में नहीं था और वहां शांत हो गया है, हम जाके प्लॉट खरीद लेंगे। अब भक्त कोई नहीं कह रहा है कि वहां जाके प्लॉट खरीद लेंगे। तो जनता ने तो चुनाव के माध्यम से प्रश्न पूछ लिया है मोदी जी से कि ये जो प्रचार करते हो, दुष्प्रचार करते हो, मणिपुर में चुप रहते हो, जब हमारी पदक विजेता महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जब उनको घसीटा जा रहा था, जब उनके चेहरे पे बूट रखे जा रहे थे, तब किसी भक्त ने नहीं कहा कि महिलाओं के साथ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जब कन्हैया के ऊपर एक झापड़ मारा था एक गुंडे ने, तो ये उसको शेर बता रहे थे। और आज एक पुलिस अधिकारी ने, एक सीआईएसएफ अधिकारी ने अगर एक झापड़ मार दिया उसकी बदतमीजी पे, एक सांसद होंगी, अपने घर की होंगी सांसद, तुम वहां एयरपोर्ट एरिया में सीआईएसएफ वाले से बदतमीजी नहीं कर सकते हो। और उस झापड़ पे पूरी जो है सोशल मीडिया में बवाल मचा रखा है, कन्हैया को झापड़ क्यों मारा था भाई? और उसके बाद उसको शेर बता रहे थे गुंडे को।
और गांधी के हत्या को वीडियो चला चला के उसको जस्टिफाई करने वाले लोग, और एक जब हमारे एक प्रदेश वालों, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश वालों को गाली कोई देगा मैं झापड़ मारूंगा उसको, क्यों नहीं, क्यों देगा गाली, कैसे देगा गाली, कैसे खालिस्तानी कह देंगे आप पंजाब वालों को? पंजाब वालों का मैं ऋणी हूं, सरदार भगत सिंह वहां के हैं, उधम सिंह वहां के हैं, गुरु नानक वहां के हैं, अब पूरी सिख परंपरा से बढ़िया परंपरा कोई नहीं है जो हर भूखे को खाना खिलाते हैं, वो कोई धर्म और जात नहीं पूछते हैं, और आप उनको खालिस्तानी कहते हैं? आपको झापड़ तो पड़ना ही चाहिए। और आप एक पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करेंगे, ऑफिसर ऑन ड्यूटी से बदतमीजी करेंगे, आप सांसद होंगे, अपने घर के होंगे, आप सरकारी नियमों का अनुपालन आपको करना पड़ेगा, इस पे तो केस चलना चाहिए उस पर। कैसे खालिस्तानी कह दिया उसने उस लड़की को, सीआईएसएफ वालों को, और उसकी तो आज जो है कोई अंगूठी दे रहा है, कोई तनख्वाह दे रहा है, कोई इनाम दे रहा है, क्योंकि उस लड़की ने अपने जो माँ की बेइज्जती है उसका बदला लिया है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं झापड़ को, लेकिन किसी भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे बदतमीजी करना, हम भी जाते हैं एयरपोर्ट पे बिल्कुल निरीह बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं, हम जानते हैं कि ये जो अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारी तलाशी ले रहे हैं, हमारी जो वो कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अब मैं उनसे बदतमीजी करूंगा वो झापड़ मार ही देंगे मुझे, फिर उसके बाद मैं किस बात की शिकायत करूंगा? अरे भाई, वो देश की सुरक्षा को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कोई सांसद नहीं है, वहां कोई गरीब आदमी अमीर आदमी नहीं है, अंबानी हो चाहे कोई हो, तलाशी सबकी होगी, वो तलाशी ले रही है, आप बदतमीजी क्यों कर रही है उससे? जो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और सर इस समय एक और खबर ये है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने अपने लोगों से कह दिया है, बीजेपी के नेताओं से, जो तमाम बीजेपी के नेता हैं अपने आगे मोदी का परिवार लिखकर घूम रहे थे, वो कह रहे हैं कि अपने प्रोफाइल से मोदी का परिवार हटा दें और परिवार के रूप में जो बंधन है वो हमारा वो अटूट है। तो ये सब केवल चुनाव तक के लिए ही था, अब कोई परिवार कोई कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कहेंगे कि नीतीश चंद्रबाबू नायडू का परिवार लिखें? अरे यार भैया, तो अब कैसे परिवार में लिख दूं यार? मेरा स्वामी परिवार है, निधि तिवारी का तिवारी परिवार है, हमारा अपना परिवार है, हमारा अपने मैं दूसरे का परिवार कैसे ज्वाइन कर लूंगा भाई? ये तो मजाक हो गया। अगर इस तरह से होता है तो सारे दलितों को ब्राह्मण बना दो, सारे ओबीसी को ब्राह्मण बना दो, जातिवाद देश के अंदर खत्म हो जाए। तो ये इस प्रकार की चीजें जब उनको स्वीकार नहीं कर सकते तुम अपने अंदर, उनसे छुआछूत करते हो, तो इस तरह की बातें क्यों करते हो? कर लो, सारी जाति खत्म कर दो, सारे धर्म खत्म कर दो, हर आदमी के सामने कहो कि अखिल हिंदुस्तानी लिखेगा, निधि हिंदुस्तानी लिखेगी, और जो भी आदमी अपनी जाति और धर्म बताएगा उसको दंड मिलेगा, खत्म हो गई बात। भाई मेरा परिवार कहाँ है तुम्हारा? हम तुम्हारे परिवार के कैसे सदस्य हो जाएंगे भाई? मैं स्वामी परिवार का हूं, मेरे माता पिता ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, माता पिता मुझे अगर जिंदा होते तो झापड़ मारते, यार तुम चले गए मोदी के परिवार में, तुम तो मेरे परिवार के हो भाई, तो मोदी परिवार के कैसे हो गए? तो ये परिवार का ये सब नौटंकी करते रहते हैं सब, मैं भी चौकीदार, मैं मोदी का परिवार। अरे मोदी का परिवार कुछ नहीं, सबके अपने परिवार है, अपने परिवारों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो सामाजिक परंपराएं हैं उसका पालन करें, पति धर्म का और पत्नी धर्म का पालन करें, पिता धर्म का पालन करें, पुत्र धर्म का पालन करें, सब परिवार में जैसे भगवान श्री राम ने मर्यादाएं सिखाई वैसा करें, और उसके बाद ये परिवार के नौटंकी नाटक ना करें। जी सर। इस बीच सर हमारे एक दर्शक है, उन्होंने सवाल पूछा है कि आज शिंदे जी का बयान आया है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एनडीए की हार हुई है महाराष्ट्र में, अचानक शिंदे को क्या हो गया? और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है सर कि 400 के नारे का हमें नुकसान हुआ है, जो 400 पार का नारा था उसको जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह से सेट किया गया, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। तो आखिरकार ये शिंदे इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? देखिए, ये इन्होंने नारा दिया था, बड़ा सोच समझ के दिया था, चुनाव आयोग की सहमति से दिया था। आप पहले 2 चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती है, और उसमें 7-8 दिन के बाद चुनावों कितने वोट पड़े हैं बताए चुनाव आयोग ने, हेराफेरी कर ली। जब ये चीज बिल्कुल केंद्रित हो गई और हर आदमी ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, उसके बाद के फेजेज में बीजेपी नहीं जीती, सारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत गई, क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई। तो ये तो चुनाव आयोग ने कहा था कि बेईमानी करेंगे, हम 400 सीटें आपको दिलवा देंगे। अब ये एकनाथ शिंदे को बात समझ में आ रही है, अजीत पवार को समझ में आ रही है कि भैया 6 महीने बाद जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र के अंदर, वहां तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद एक एक की खबर लेंगे, जिसने धोखा दिया है। वहां की जनता अभी तो चुनाव चिन्ह से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थी, अभी तो 6 महीने का टाइम है, एक एक आदमी को पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह क्या है और अजीत पवार का चुनाव चिन्ह क्या है।
और ये उद्धव ठाकरे को साफ साफ, इनको एकनाथ शिंदे को साफ साफ दिख रहा है कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है। उसके बाद क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, वो सीबीआई वो नहीं होती है, सीआईडी, वो अपना पकड़ेगी एक एक को। तो अब वो चक्कर में है कि दोबारा वो उद्धव ठाकरे का परिवार बन जाए, अजीत पवार जो है शरद पवार का परिवार बन जाए, फिर मोदी का परिवार छोड़ के सब उद्धव परिवार, कांग्रेस परिवार। भाई कांग्रेस के 3 इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन कर लिया कि नहीं ज्वाइन कर लिया पिछले 10 दिन के अंदर? क्यों है? उनके अंदर अंतरात्मा है, जनता का दबाव है, लद्दाख के जनता का दबाव है। और पप्पू यादव ने अपनी चरित्रता का परिचय दिया है, जो विशाल पाटिल है उसने अपने सच्चरित्रता का परिचय दिया है। कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने सारे प्रलोभ होने के बावजूद। तो मानी बात है कि देश की जनता का दबाव है। ये तो इस बार चुनाव में लोगों को आशा नहीं थी कि बीजेपी हार सकती है। जो 20% वोट था, जो फेंस सिटर था, उसने बीजेपी को वोट दे दिया। अगले विधानसभा चुनावों में देखिएगा पत्ता साफ हो जाएगा मोदी जी का और बीजेपी का। जी, मोदी जी का पत्ता साफ तो इस बार ही हो जाता। और ये जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुनकर आए हैं अफजाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में संभाल दिया, वरना मोदी का जादू तो कब का खत्म हो गया। और 33 सीट में से 30 सीटें तो योगी आदित्यनाथ की मेहनत की वजह से आई है, उनके प्रयासों और उनके चेहरों की वजह से आई है। अगर 3 सीट होगी जो मोदी जी और बीजेपी के समीकरण के कारण बीजेपी जीती होगी। तो ये बयान जो है वो दिया गया है कि जो बनारस में भी मोदी जी जीते हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ की वजह से जीते हैं। और ऊपर से ये लोग योगी जी को ही ब्लेम कर रहे हैं कि हम जितनी सीटें हारे हैं वो उनकी वजह से हारे हैं। भाई एक योगी जी के समर्थक का वीडियो आपने देखा होगा, खुलेआम उसने कहा है कि योगी जी ही है जो कि बीजेपी के असली नेता हैं, और ये अमित शाह की वजह से उत्तर प्रदेश हारे हैं ये। और अमित शाह और मोदी जी ने, ये जो गुजरात लॉबी ने पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा रखा है। वास्तविकता में इस बार मोदी जी अगर अमित शाह को होम मिनिस्टर न बनाते, अगर ये थोड़ी भी सदाशयता बरसते, कोई शरीफ आदमी को जैसे नितिन गडकरी टाइप को होम मिनिस्टर बना देते, इनकी समस्याओं का समाधान हो गया होता। लेकिन जिद्द है कि नहीं, गुजरात लॉबी ही लीड करेगी। खुद प्राइम मिनिस्टर भी गुजरात का बनेगा, होम मिनिस्टर भी गुजरात का बनेगा, और सारे ऐसे लोग जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं और जिनकी कोई जलाधार नहीं है, उनको बड़े बड़े मंत्रालय दे दिया आपने। चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, वो सारे उनको दे दिए। हरदीप पुरी साहब राज्यसभा में हैं, सारे राज्यसभा वालों को बड़े बड़े पद दे दिए और लोकसभा में संघर्ष करने वालों को छोटे छोटे पद दे दिए। क्योंकि मोदी जी किसी की भी जड़ को ऐसा जड़ पकड़ ले और वो वृक्ष बनने की कोशिश करे, ये होने नहीं देना चाहते। भाई योगी जी अपना सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन नहीं, वहां अमित शाह से कद ऊपर ना हो जाए योगी जी का, इसलिए उसे उनके पर कतरते रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल जो है दर्शक की तरफ से ही पूछा गया है और कहा गया है, क्या होगा अगर चंद्रबाबू नायडू की साली को बीजेपी स्पीकर पद देती है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू उसका विरोध करेंगे या उसके पक्ष में रहेंगे? देखिए, साली वाली कुछ नहीं है। पहले ये जो पुंडेश्वरी थी, ये तेलुगु देशम पार्टी में थी, फिर वो कांग्रेस में चली गई थी, फिर वो बीजेपी में चली गई थी। एनटी रामाराव की बेटी हैं, ये एनटी रामाराव के दामाद हैं। इनके आपसी संबंध कैसे हैं वो सबको पता है। सवाल ये साली और बहनोई और जीजा का नहीं है। सवाल ये है कि तेलुगु देशम पार्टी को बीजेपी न तोड़ पाए, इसके लिए टीडीपी के सांसद को स्पीकर बनाने की आवश्यकता है। वो कोई घरेलू बात थोड़ी हो रही है कि ये मेरा जीजा है, मेरा समधी है, ये मेरा साड़ू है। तो सवाल यह है, पुंडेश्वरी तो बीजेपी के एमपी है ना, और उनकी कितनी सत्यनिष्ठा है पता है। पहले टीडीपी में थी, फिर कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको टीडीपी के किसी व्यक्ति को ही सभापति बनाने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और टीडीपी को ही इंडिया गठबंधन ने भी कहा है कि अगर बीजेपी नहीं करती तो हम तो समर्थन करेंगे टीडीपी को जरूर से जरूर। तो इसी बहाने जो है इंडिया गठबंधन ने खेल करना तो शुरू कर ही दिया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा हमने की कि जिस तरह से मोदी जी एक और तो गठबंधन में जो है सरकार चलाने में अब विवश हैं, तो वो गए थे चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, वहां पर किस तरह से गले मिले। और इसके बाद जो है वो जो टीएमसी के सांसद हैं उनके द्वारा दावा किया गया कुछ कि जो बीजेपी के 3 सांसद हैं वो हमारे संपर्क में हैं
और जल्द ही जो संसद में इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो जाएगी। जो 240 बीजेपी के सांसद हैं, अब 240 जो है वो इंडिया गठबंधन के सांसद हो जाएंगे और 237 पे ही अटक जाएगी बीजेपी। तो ये तमाम दावे जो है किए जा रहे हैं टीएमसी के द्वारा, कितने सच होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।